जब आप किसी रिश्ते, किसी व्यापार, किसी परियोजना या किसी पार्टी की शुरुआत करते हैं, यानी उसकी स्थापना करते हैं, तो आपके लिए बहुत भावुक क्षण होता है। आपने भी देखा होगा, मान लीजिए आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी अगर है तो वो भी आपके विवाह का स्थापना दिवस है और ये आपके लिए एक बहुत इमोशनल दिन होता है। लेकिन शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में ना तो अब भावनाओं के लिए कोई जगह बची है और ना ही राजनीति करने का कोई दमखम बचा है, क्योंकि राजनीति में बड़ी मेहनत लगती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। वर्ष 1885 में आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती उससे ऐन पहले वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए इटली के शहर मिलान रवाना हो गए। अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी निजी छुट्टियों पर विदेश गए हैं, प्राइवेट विजिट पर गए हैं। छुट्टियां मनाने जाना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। दुनिया भर के लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और आजकल तो आपने देखा होगा, जब नए साल की छुट्टियां होती हैं क्रिसमस के बाद, तो पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब छुट्टियों के लिए विदेश चले जाते हैं। ये बहुत फैशनेबल भी है और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण भी होता है। राहुल गांधी भी इस आकर्षण से बच नहीं पाए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण समय पर राहुल गांधी का विदेश जाना यह बताता है कि पार्टी को लेकर, भारत की राजनीति को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर उनकी गंभीरता कितनी कम है। 3 दिन पहले तक वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके किसानों के पक्ष में बयान दे रहे थे और राहुल गांधी का जोश देखकर लग रहा था कि शायद वो किसानों के आंदोलन में पहुंचकर उनके साथ वहीं धरना देना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा, हमने उन्हें चुनौती भी दी थी कि अगर वो वाकई दिल से किसानों के साथ हैं तो उन्हें किसानों के साथ वहीं सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनके साथ ही रहना चाहिए। नया साल भी किसानों के बीच ही मनाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरी राजनीति ट्विटर से करना चाहते हैं और कैमरे पर अपने बयान देकर करना चाहते हैं। हमने 3 दिन पहले ही, आपको याद होगा, यह आशंका तब जता दी थी कि राहुल गांधी टीवी कैमरों के सामने बयान देकर एक बार फिर बहुत जल्द छुट्टियों पर निकल सकते हैं और हमारी वो आशंका या कह लीजिए कि भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और कल राहुल गांधी इटली के लिए रवाना हो गए। वैसे किसानों को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता तो पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर इस तरह से उनका विदेश चले जाना एक बार फिर से यह साबित करता है कि वो एक ऐसे पार्ट टाइम नेता हैं जिनका फुल टाइम शौक है अहम मौकों पर छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले जाना। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भी किसानों के मुद्दे पर देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उसके फौरन बाद वो छुट्टियां मनाने के लिए गोवा चले गए थे। आज किसानों के आंदोलन को 33 दिन हो चुके हैं और इन 33 दिनों में राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अब तक 30 ट्वीट्स किए हैं। लेकिन राहुल गांधी हर बार ट्वीट करते हैं, टीवी कैमरों के सामने आते हैं और फिर उसके बाद छुट्टियां मनाने कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए इटली गए हैं और इसमें बुराई क्या है। पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस रक्षात्मक होकर बचाव तो कर रही है और यह भी कह रही है कि यह उनका प्राइवेट यानी निजी कार्यक्रम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जैसे नेता के ऐसा करने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बीच जो असंतोष और निराशा फैलती है, उससे कांग्रेस कैसे निपटेगी। पहले आप कांग्रेस के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के बचाव में दिए गए ये बयान सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी कैसे पहले भी महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी पार्टी को अधर में छोड़कर घूमने फिरने जाते रहे। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए हैं। तो परिवार के सदस्य की खबर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज होना चाहिए। पर आज सवाल यह नहीं है कि कौन कहां गया है,
आज सवाल यह है कि लाखों किसान की पीड़ा कौन हरने का प्रयास कर रहा है। आज जी न्यूज ने राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उनके भाई की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने इन सवालों का आज कोई जवाब नहीं दिया। किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम, इट्स एन अर्नेस्ट बिजनेस। इसका मतलब यह होता है कि राजनीति कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत गंभीर व्यवसाय है, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी राजनीति को कितना गंभीरता से लेते हैं, देश इसे बहुत लंबे समय से देख रहा है और पार्टी के प्रति गंभीरता की इस कमी की वजह से ही आज कांग्रेस 52 लोकसभा की सीटों पर ही सिमट चुकी है। अब आप सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी की वजह से ही राहुल गांधी को देश भर में इतनी बड़ी पहचान मिली है। इसी पहचान के आधार पर उन्हें संसद में लोकसभा की सदस्यता मिली है, वो आज सांसद हैं। सांसद होने की वजह से दिल्ली के लटियन जोन में बड़े से बंगले में रहते हैं, उसी की वजह से सरकार से सुरक्षा भी मिलती है, उसी की वजह से आप उनकी बात भी सुनते हैं, उसी की वजह से मीडिया में उन्हें इतनी जगह मिलती है और उसी पार्टी को वो इतने अहम मौके पर छोड़कर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। राहुल गांधी किसानों के साथ साथ अपनी पार्टी को भी अधर में छोड़कर विदेश गए हैं। वो चाहते तो छुट्टियों पर जाने का अपना कार्यक्रम 1-2 दिन के लिए टाल भी सकते थे। इसी तरह अगर वो किसानों की समस्याओं के लिए गंभीर होते तो आंदोलन वाली जगह पर पहुंचकर इन सर्द रातों में किसानों का साथ दे सकते थे। वो चाहते तो अपने लिए एक 5 स्टार कैंप की व्यवस्था वहां पर कर सकते थे, एक टेंट लगा सकते थे जिसमें सारी 5 स्टार सुविधाएं उनके लिए होती। लेकिन इस तरह से वेकेशन मोड पर जाकर उन्होंने ये बता दिया कि वो अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी अपनी बातों पर भी कई बार कायम नहीं रहते और आज वो नए कृषि कानूनों को लेकर भी विरोध तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप याद कीजिए, वर्ष 2015 में जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद हुआ करते थे, तब उन्होंने लोकसभा में ही एक बयान देकर कहा था कि बिचौलियों की वजह से किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। और आज अपने उसी बयान से उन्होंने पूरा की पूरा यू टर्न कर लिया है। आज आप वो बयान सुनिए। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। तो मैंने किसानों से पूछा और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई थी। तो 2015 में राहुल गांधी की सोच ये थी जो अभी आपने सुनी, और 2020 में 5 साल बाद उनकी सोच इस विषय पर पूरी की पूरी तरह बदल चुकी है। वैसे पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी किसी अहम मौके पर ऐसे अचानक छुट्टियों पर गए हों। इसी वर्ष फरवरी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में थी, तब भी राहुल गांधी विदेश चले गए थे। इसी साल बिहार चुनाव के दौरान भी वो छुट्टियां मनाने के लिए शिमला चले गए थे और ये बात उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों को भी काफी बुरी लगी थी। वर्ष 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान भी ज्यादातर मौकों पर वो चुनाव प्रचार से गायब रहे थे। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने वर्ष 2015 से नवंबर 2019 तक 247 विदेश यात्राएं की हैं।
यानी राहुल गांधी ने हर वर्ष औसतन 62 विदेश यात्राएं की और हर महीने करीब 5 बार राहुल गांधी अपनी पार्टी को यहां छोड़कर विदेश में रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के इतिहास का विश्लेषण बहुत जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि जिस पार्टी को भारत की आजादी के बाद महात्मा गांधी एक समाज सेवी संस्था में बदलना चाहते थे, वो कुछ नेताओं के सत्ता में के लालच में कैसे एक परिवार सेवी पार्टी में बदल गई। तो आज हम ये बात करना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज से 135 साल पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक की यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की, आज कांग्रेस पार्टी की रेलेवेंस क्या है। विडंबना यह है कि परिवारवाद कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है, इसे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में बयां किया था। 15 अगस्त 1960 को लाल किले से दिए अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही यह बताया था कि अगर भारत के लोग देश से पहले अपनी जाति, समुदाय या खानदान को आगे रखेंगे तो देश का पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि यह विडंबना है कि जवाहरलाल नेहरू जब ये भाषण दे रहे थे, उससे 1 वर्ष पहले ही उनकी पुत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा चुका था। इसलिए आज आपको राजनीति के इस विरोधाभास को समझने से पहले जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के कुछ अंश सुनने चाहिए। अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदाय में या दूसरी संप्रदाय में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अपनी जगह पे सब बातें अच्छी हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको, हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में हैं सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से, ये बात समझनी है। और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। वैसे कई बातें ऐसी होती हैं जो भाषण देने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं और सब बड़े बड़े नेता इन बातों को, इन सिद्धांतों को अपने भाषण में जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे प्रयोग नहीं करते। अब कांग्रेस की प्रासंगिकता को समझने के लिए आपको कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। जब वर्ष 1857 की क्रांति हुई, जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। A.O. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इससे सीखने वाली बात पहली यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही एक विदेशी ने की थी। कांग्रेस का पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से ही हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था, यानी इसे अंग्रेजों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी, भारत के ही कई अमीर और प्रभावशाली लोग, राजा महाराजा वगैरह शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी और इनमें दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर हैं। यह एक तरह से छोटा सा एक एलीट ग्रुप था
और इसमें भारत की आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत के गरीब लोगों का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन इस पार्टी में नहीं था। A.O. ह्यूम ने जिन भारतीयों को कांग्रेस की स्थापना के लिए एकजुट किया, उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में ही रहा करते थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस के संस्थापकों में से एक व्योमेश चंद्र बैनर्जी अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में बहुत विश्वास, बहुत यकीन रखते थे। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले शुरुआती लोगों में से ज्यादातर पेशे से वकील थे, इसलिए कांग्रेस को उस समय वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के समय इसका उद्देश्य यह बताया गया था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि कांग्रेस बनाने का असली मकसद यह था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ, उस विद्रोह की आग को ठंडा किया जाए, ऐसा कोई दूसरा विद्रोह आगे ना हो। इसमें ब्रिटिश सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कभी कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों को असल खतरा क्रांतिकारियों से था। कांग्रेस से उन्हें कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। कांग्रेस से तो उनकी दोस्ती थी। यानी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस ने एक तरह से ब्रिटिश राज के लिए 1885 से लेकर 1947 तक एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया, जिसका मकसद आम भारतीयों में विद्रोह की संभावना को समाप्त करना था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा था कि कोई भारतीय कांग्रेस की स्थापना ही कर ही नहीं सकता था। अगर भारत का कोई व्यक्ति इसका प्रयास भी करता तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी और उस समय की अंग्रेज सरकार ऐसा होने ही नहीं देती। यानी कोई भारतीय व्यक्ति बिना अंग्रेजों की अनुमति के कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर ही नहीं सकता था, किसी भी पार्टी की नहीं कर सकता था। यह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज खुद चाहते थे कि यह पार्टी स्थापित हो। कुल मिलाकर शुरुआत में कांग्रेस ब्रिटेन में पढ़े लिखे कुछ ऐसे लोगों का समूह था जो वर्ष में एक बार वार्षिक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते थे। हालांकि कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ नेता भी थे जो दिल से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने प्रयासों से कांग्रेस को एक आंदोलन की शक्ल देने की पूरी कोशिश की थी और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को बर्खास्त कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए और इसे एक समाज सेवा करने वाली संस्था में बदल दिया जाए। यानी ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए और वो कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल देना चाहते थे। सोचिए, महात्मा गांधी कहते थे कि इसे लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए। अब मेरे हाथ में कांग्रेस की राजनीति पर लिखी गई एक बहुत मशहूर पुस्तक है आज, जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया और इसके लेखक हैं रजनी कोठारी। इस पुस्तक के पेज नंबर 157 पर वो क्या लिखते हैं मैं अभी बताऊंगा। ये वो पुस्तक है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें वो लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1948 में अपनी मृत्यु से पहले कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भंग करने का प्रस्ताव दिया था और तब उन्होंने तर्क दिया था कि कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल दिया जाए, जो एक गैर राजनीतिक संस्था होगी और जिसका कामकाज सेवा करना और सकारात्मक कार्य करना होगा। यह तो मैंने हिंदी में आपको बताया। अंग्रेजी में इस पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़कर भी सुना देता हूं। इसमें लिखा है, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1948 he proposed a virtual dissolution of the Congress as a political machine. 1948 में he argued for converting the Congress into Lok Sevak Sangh, a non-political institution devoted to social service and constructive work among the people. Those who aspired to political office and wished to pursue parliamentary or governmental careers should leave the Congress and set up political parties of their own persuasions. देखिए कितनी बड़ी बात इसमें लिखी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अब आज़ादी मिल चुकी, अब कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता बची नहीं है, कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए जो कि गैर राजनीतिक दल होगा। यानी उन्होंने सोचा कि ये एक सामाजिक संस्था में इसको बदल दिया जाए। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल ऑफिस में जाना चाहते हैं, यानी पद लेना चाहते हैं, राजनीतिक पद लेना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं
या सरकार में अपने राजनीतिक करियर देख रहे हैं, जिन्हें ऐसा करियर चाहिए, उन्हें कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना लेनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यह महात्मा गांधी की सोच थी। तो जब महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इसके बाद ये पार्टी समाप्त हो जाए यहीं पर और ये राजनीतिक पार्टी ना बने, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसे बाद में पार्टी बना दिया गया और ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, क्योंकि वो 1948 में ही मृत्यु उनकी हो गई थी, कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पार्टी को भंग करने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस इसके बाद 100% शुद्ध राजनीतिक पार्टी बन गई। यह सब सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। यह सब सुनकर आपको वर्ष 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन भी आपको याद आ रहा होगा। इसी आंदोलन की समाप्ति के बाद आम आदमी पार्टी की भी ऐसे ही स्थापना हुई थी, जबकि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को लगातार सत्ता की राजनीति में ना जाने के लिए कहते रहे। वो कभी अपने आंदोलन को राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं देना चाहते थे। लेकिन ठीक जवाहरलाल नेहरू की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे की बात नहीं मानी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी और आज वो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे राज्यों में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है। अन्ना हजारे ऐसा नहीं चाहते थे। ये आंदोलन तो शुरू हुआ था जन लोकपाल के लिए और जन लोकपाल तो आज आपको याद भी नहीं होगा कि कहाँ है और उस पूरी मूवमेंट का, आंदोलन का क्या हुआ, लेकिन पार्टी उसमें से निकल आई। यही कहानी कांग्रेस की है। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से उपजी कांग्रेस देश की ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थी। जिस तरह से नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात नहीं मानी। गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने भारत में 3 बड़े आंदोलन किए और ये आंदोलन थे असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये तीनों ही आंदोलन वो नतीजे हासिल नहीं कर सके जिसकी गांधी जी को उम्मीद थी। यानी आप कह सकते हैं कि अपने जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यहां तक कि लंबे समय तक महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता पूर्ण स्वराज के विरोध में रहे तो कभी इसके पक्ष में बयान देते रहे। ये नेता सिर्फ इतना चाहते थे कि अंग्रेज भारत के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक शक्तियां सौंप दें। यानी आज के दौर में आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी की तरह उस समय कांग्रेस के भी कई नेता देश की आजादी के मामले पर अक्सर यू टर्न लेते रहते थे। उनके जो बयान है वो बदलते रहते थे क्योंकि उन्हें आजादी से ज्यादा राजनीतिक शक्तियां चाहिए थी। और इन्हीं नीतियों का नतीजा यह हुआ कि स्थापना से लेकर अब तक कांग्रेस करीब 60 बार टूट चुकी है और इसके कई नेता अपनी अलग अलग पार्टियां बना चुके हैं। 1923 में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू खुद कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बना ली थी, अलग पार्टी स्वराज पार्टी। हालांकि बाद में उन्होंने इसका विलय फिर से कांग्रेस में कर दिया था। इसके कुछ और उदाहरण आप देखिए। इसके बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर आजादी के बाद 1959 में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से नाराज होकर आजाद भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फिर वर्ष 1969 में के कामराज और मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी से विरोध के बाद कांग्रेस ओ बनाई और इंदिरा के साथ बची कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस आर कहलाई। जबकि के कामराज के बारे में कहा जाता है कि वो किंग मेकर थे। उन्होंने नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर 1978 में इंदिरा गांधी ने आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1986 में प्रणब मुखर्जी भी कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। हालांकि बाद में उन्होंने भी अपनी पार्टी का विलय वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया था। वर्ष 1996 में माधवराव सिंधिया ने भी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, लेकिन बाद में वो वापस कांग्रेस में आ गए थे। फिर 1999 में शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी उन्होंने बनाई। और फिर 2011 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस से अलग हो गए थे और अब उनकी नई पार्टी का नाम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जो अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में है। हैरानी की बात यह है कि आज स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया, लेकिन खुद ए.के. एंटनी भी 1980 में कांग्रेस से अलग हो चुके थे। हालांकि बाद में वो वापस लौट आए।
यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जमाने तक कांग्रेस कई मौकों पर टूट चुकी है। और आज आप जो कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर फैली निराशा और असंतोष का नतीजा है। अगर आप कांग्रेस के इतिहास का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्थापना से लेकर आज के दौर तक कांग्रेस कई बार देश के आम लोगों को अपने साथ जोड़ने में असफल रही है। अंग्रेजी बोलने वालों और वकीलों की पार्टी के तौर पर जन्मी कांग्रेस में हमेशा से उन लोगों का बोलबाला रहा जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और जो नेता होने के साथ साथ बड़े वकील या ऐसे ही दूसरे पेशों से जुड़े थे। इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। वर्ष 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तब पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में अंग्रेजी का बोलबाला था चारों तरफ। महात्मा गांधी पर लिखी गई एक किताब में इस पूरी घटना का जिक्र किया गया है। इस किताब के मुताबिक कांग्रेस के अधिवेशन में सर फिरोज शाह मेहता ने गांधी जी का प्रस्ताव लेने की बात तो कही थी, लेकिन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा, कब करेगा, ये सोचते हुए महात्मा गांधी बैठे रहे। हर एक प्रस्ताव पर लंबे लंबे भाषण होते थे। सारे भाषण अंग्रेजी में ही होते थे। हर एक के साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जुड़े होते थे और महात्मा गांधी को लगने लगा कि ऐसे में उनकी कौन सुनेगा। कुछ ही दिनों में गांधी जी को कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया और इस दौरान उनकी कई नेताओं से भेंट हुई। गांधी जी ने उनकी परंपराएं देखी। वहां समय की बर्बादी होती थी। कांग्रेस में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने इस प्रभाव को भी देखा और इससे उस समय उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो अंग्रेजी वाली ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी के डीएनए के अंदर मौजूद है। ये साल के अंत में नए साल की छुट्टियां विदेशों में मनाना, महंगी महंगी जगह जाना और शानदार जीवन बिताना, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए के अंदर ही मौजूद है। संघर्ष उनके डीएनए में है ही नहीं और उनके डीएनए में यही है कि वो सिर्फ कैमरे पर आकर एक छोटा सा बयान देना चाहते हैं, घर में बैठकर ट्विटर पर कुछ लिख देना चाहते हैं और उसके बाद विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश की सबसे पुरानी और देश पर 54 वर्षों से ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस राजनीतिक रूप से आज भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा कम से कम इसके नाम को तो जानता ही है। देश का बच्चा बच्चा गांधी परिवार को जानता है, सोनिया गांधी को भी जानता है, राहुल गांधी को भी जानता है। यानी पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं है। सब लोग जानते हैं कि इस नाम की एक पार्टी है और कई राज्यों में उनका एक परमानेंट वोट बैंक भी है। लेकिन अब पार्टी में ऐसे नेता ना के बराबर हैं जो इस ब्रांड को और आगे ले जा सके। ऐसे में कांग्रेस को चलाने वाला परिवार और चलाने वाले पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर चाहें तो कांग्रेस को किसी दूसरी बड़ी पार्टी को सौंप सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट जगत में होता है। यानी कोई और पार्टी कांग्रेस का टेक ओवर कर ले या कोई और दूसरी बड़ी कंपनी इस ब्रांड को टेक ओवर कर ले। जैसा कि अक्सर मैंने जैसे कहा, कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई बड़ी नामी गिरामी कंपनी खराब प्रदर्शन करने लगती है, नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन बैलेंस शीट बहुत खराब होती है, तो उसके शेयर गिरने लगते हैं और कंपनी का ब्रांड संकट में आ जाता है। तो कोई दूसरी बड़ी कंपनी उसे टेक ओवर कर लेती है और फिर कंपनी के मेकओवर की प्रक्रिया शुरू होती है। कांग्रेस चाहे तो अपने लिए ऐसा ही कोई अच्छा निवेशक या खरीदार ढूंढ सकती है जो दोबारा इसको रिवाइव करे, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता चाहें तो इसके बदले में अपने लिए एक रॉयल्टी मांग सकते हैं कि वो काम नहीं करेंगे, घर रहेंगे और हर महीने या हर साल उन्हें एक रॉयल्टी इस ब्रांड की मिलती रहेगी। लेकिन ये जो विदेशों में छुट्टियां मनाने की जो परंपरा है, आम लोगों से जो कटकर राजनीति करने की परंपरा है, ये आज की नहीं है। ये 135 साल से कांग्रेस के डीएनए में है और वही आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस का कोई नेता आपको ये कभी ये बताएगा नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हमें कांग्रेस का एक डीएनए टेस्ट करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि कांग्रेस के डीएनए में क्या है और कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई थी और आज उसकी प्रासंगिकता क्या है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.